दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद पर बने रहने को लेकर तमाम तरह के सवाल पिछले कुछ महीनों से उठने लगे हैं। पहले भी उठे थे, लेकिन जब से लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर पहुंची है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए या मुख्यमंत्री पद से उन्हें रुखसत कर दिया जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर संघ तक विचार मंथन का दौर चल रहा है। एक खेमा चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस कर दिया जाए और उनकी जगह बिल्कुल पर्ची वाले मुख्यमंत्री की तरह, रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री की तरह मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता का संचालन रिमोट कंट्रोल से किया जाए। वहीं दूसरा खेमा चाहता है कि योगी आदित्यनाथ बने रहे। स्वाभाविक है कि ये खेमे भाजपा के अंदर ही नहीं है, इस तरह की खेमेबंदी संघ के अंदर भी है, आरएसएस के अंदर भी है, बीजेपी में भी प्रो योगी और एंटी योगी, योगी समर्थक और योगी के विरोध में खड़े लोगों की एक तादाद है। संघ में भी योगी समर्थक और योगी के विरोध में खड़े हुए लोगों की तादाद है। और चाहे जो भी मीटिंग आप होते हुए देखें, चाहे संघ से कोई व्यक्ति लखनऊ जाए, उत्तर प्रदेश में तमाम पदाधिकारियों, सीएम, डिप्टी सीएम सबके साथ मुलाकात करें, अंदर खाने निर्देश दिए जाएं कि बयानबाजी बाहर नहीं होनी चाहिए, तमाम बातें जो भी हो, लेकिन बीजेपी के अंदर हलचल बहुत तेज है। और हलचल का कारण है, कई सारे फैक्टर हैं जिस फैक्टर के कारण योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी सलामत दिखाई नहीं दे रही है। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? चुनावी हिंदुत्व का एक भगवा चोला। तो तमाम तरह के जातीय आग्रहों को पाट कर एक बड़े तबके को जातीय आग्रहों, सामाजिक आग्रहों से ऊपर उठाकर उसे एक चुनावी हिंदुत्व के दायरे में बांध सके। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक कामयाबी उसमें 2019 के लोकसभा चुनाव में जरूर मिली, 2022 में भी कामयाबी मिली, लेकिन 2022 में क्रैक्स, यानी उस पूरे इलेक्टोरल नैरेटिव में, उस पूरे के पूरे समीकरणों की राजनीति को हिंदुत्व के सहारे साधने की कोशिश में जो दरार थी, वो दरार 2022 के विधानसभा चुनाव में जब नतीजा आया तो साफ तौर पर दिखाई भी देने लगा। और उसी की परिणति 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखी। तो क्या अब ये दरार आगे बढ़ेगी? क्या योगी आदित्यनाथ, मोदी के बाद योगी, इस नैरेटिव को अब बनाए रख पाएंगे? कई सारे सवाल यहां एक साथ नत्थी होते हैं। एक सवाल कि नरेंद्र मोदी अगले वर्ष 75 साल के हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 75 पार कर रहा हो, वहां भावी नेतृत्व को लेकर विचार मंथन का दौर शुरू होगा कि आगे क्या होगा, 29 के बाद क्या होगा। या बीच में यदि सत्ता नरेंद्र मोदी की चली जाती है, नीतीश नायडू की बैसाखी पर टिकी हुई सत्ता यदि निकल जाती है हाथ से, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? इस एक पक्ष को ध्यान में रखकर योगी आदित्यनाथ को अभी भी मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने वाले लोग वकालत करते नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो योगी आदित्यनाथ 2017, 19 और 22 के चुनाव के काफी पहले तक जो मई जून में शिमला बना देने की बात करते थे और उसके सहारे एक बड़े हिस्से में इस देश में तमाम मुद्दों को दरकिनार कर, खासकर उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों को दरकिनार कर, जातीय आग्रहों को किनारे कर वोटर उस चुनावी हिंदुत्व के दायरे में खड़ा हो जाता था। नरेंद्र मोदी की भी यही अपील थी। 2014 में, 2017 के चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ का चेहरा यूपी में नहीं चस्पा हुआ था, तब भी नरेंद्र मोदी की यही अपील थी। लेकिन उस अपील में क्षरण होना शुरू हुआ। क्षरण 2019 में ही होता हुआ दिखा, लेकिन बालाकोट, पुलवामा ने उसे बचा लिया। लेकिन 2022 के बाद ब्रांड योगी और ब्रांड योगी बुरी तरह से बिखरना शुरू हो गए। मोदी ब्रांड, योगी ब्रांड बुरी तरह से बिखरना शुरू हो गया। और इन सब के बीच अमित शाह की चाणक्य नीति, वो चाणक्य नीति भी अब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर नरेंद्र मोदी के बाद कौन, उसमें सबसे बड़े जो रास्ते के दो कांटे दिखाई दे रहे थे, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जिन्हें पहले ही मार्जिनलाइज किया जा चुका, उन्हें किनारे लगाया जा चुका, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जिन्हें किनारे लगाने की प्रक्रिया में अब तक कामयाबी नहीं मिली।
लेकिन यह जरूर है कि इस देश में के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर, इस देश के वोटर्स के बीच, मतदाताओं के बीच अमित शाह से ज्यादा बड़ी छवि योगी आदित्यनाथ की जरूर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही खड़ा होता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव निकल जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी 2022 को दोहरा पाने में कामयाब हो पाएगी? सवाल एक साथ कई खड़े हो रहे हैं, और सवाल खड़े हो रहे हैं इसी वजह से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को गंवाने का रिस्क किसी कीमत पर लेना नहीं चाहेगी, किसी कीमत पर नहीं लेना चाहेगी। योगी आदित्यनाथ को बनाए रखने में ज्यादा घाटा हो रहा है या योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने में ज्यादा घाटा हो सकता है? दरअसल ये नाप तौल की प्रक्रिया चल रही है, और नाप तौल की प्रक्रिया को कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री पद से रुखसत किए जाने की घटना से जोड़कर देखें तो साफ जाहिर हो जाता है कि जो बात कल्याण सिंह के साथ जुड़ी हुई थी, चुनावी नतीजे बिल्कुल इसी तरह के थे, कमोबेश इसी तरह के थे, और उत्तर प्रदेश में उन्हें हटाया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किनारे हो गई, 15 सालों का वनवास मिल गया बीजेपी को। तो वो जो परिस्थिति है, क्या उस परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ आकर खड़े हो गए हैं? कई सवाल यहां खड़े होते हैं, और उन सवालों को एक एक कर यदि तलाशने की कोशिश करें तो सबसे पहले इन सारे सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करें तो किसी राजनीतिक दल का एजेंडा क्या होता है यह जानना जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा किसी दल का चुनाव जीतना है। आज की तारीख में चुनाव जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ जरूरी है या योगी आदित्यनाथ भाजपा पर बोझ है? मंथन इसको लेकर चल रहा है, और इस मंथन के पीछे दो फैक्टर जिम्मेदार है। पहला, सांप्रदायिकता की राजनीति, कम्युनल फ्लेवर की जगह कास्ट फ्लेवर का ऊपर चढ़ जाना, यानी धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति की जगह जाति की राजनीति का ऊपर आ जाना। दूसरा, राहुल गांधी फैक्टर। राहुल गांधी फैक्टर दरअसल इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लोग उत्तर प्रदेश में इसलिए अहमियत नहीं देते थे, लोग कहते थे इनके पास वोट कहाँ है। दरअसल जाति की राजनीति में कांग्रेस के पास कोई वोट था नहीं, खासकर 1989 के बाद। लेकिन आज जिस तरह से संविधान बचाओ मुद्दा बना, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा ऊपर लगाने के बाद और बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने की परिस्थिति में चंद्रशेखर रावण का यानी आजाद समाज पार्टी का उस जगह को भरने के लिए उस तेजी से सामने नहीं आ पाने के कारण जो शून्य पैदा हो रहा था, और उस शून्य के बीच लाभार्थी चेतना भी अब खत्म सी हो चली थी, तो राहुल गांधी दलितों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा भले ही उत्तर प्रदेश में बहुत महत्व नहीं रखता, लेकिन प्रतीक के तौर पर तो सामने था ही। तो उस प्रतीक की वजह से और राहुल गांधी का जाति जनगणना और समाज के वंचित तबकों के बीच लगातार जाते रहने से जो माहौल बना, उस माहौल ने पूरे खेल को, पूरे परिदृश्य को बदल दिया। पिछड़े वर्गों के बीच जब बिहार में जाति जनगणना हुई तो जाति जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई, उसके बाद जो माहौल बना उत्तर प्रदेश पर स्वाभाविक रूप से उसकी आंच आनी तय थी। वो आई, लेकिन वो आंच अखिलेश यादव के पीडीए के रूप में सामने आई। कोई सोच नहीं सकता था कि पीडीए के साथ साथ अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नैरेटिव में दलित इस तरह से जुड़ जाएंगे जो जुड़े, और ये जुड़ने की प्रक्रिया अभी आगे और तेज होगी। और जब ये प्रक्रिया आगे और तेज होगी तो स्वाभाविक है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने में भाजपा को दिक्कत होगी। अब योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे तो राजपूत मतदाता नाराज होंगे जो उनकी जाति के मतदाता है, लेकिन राजपूत मतदाताओं की नाराजगी ज्यादा बड़ी है या पिछड़ों और गैर यादव, पिछड़ों और गैर जाटों दलितों की नाराजगी ज्यादा बड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी अभी कैलकुलेट करने में लगी है। इसके संतुलन को देखने की कोशिश में लगी है कि नाराजगी तो किसी एक पक्ष की लेनी है। अगर बनाए रखेंगे तो गैर जाटों दलितों और गैर यादव पिछड़ों की नाराजगी लेनी है, हटाएंगे तो राजपूतों की नाराजगी लेनी है। कौन सी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कम नुकसानदेह है, यही स्ट्रेटजी बीजेपी अपनाती हुई दिख रही है कि अभी किया जाए तो क्या किया जाए और कैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। और इस पूरे खेल में जब दलित कांग्रेस पार्टी की गारंटी पर कांग्रेस सपा अलायंस के साथ आकर खड़ा हो जा रहा है,
कोई गारंटी नहीं कि आने वाले वक्त में जाट मतदाता भी किसानों के मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर पूरी तरह से भाजपा और जयंत चौधरी का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के, यानी अखिलेश यादव राहुल गांधी के अलायंस के साथ आकर खड़ा हो जाए। इस बात को से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब ये सारी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही है तो ब्राह्मण मतदाता, जिसे साथ लाने के लिए माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाकर अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से पहला दांव चल दिया है, वो ब्राह्मण मतदाता जब बसपा के चेहरे पर, बसपा के फोल्ड में, बसपा के कलेवर में ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, वहां ब्राह्मण दलित इक्वेशन को मजबूत कर सकता है। तो कांग्रेस जो उसका पहला प्यार रहा है, कांग्रेस जो उसकी पहली पसंदीदा पार्टी रही है, उस पार्टी के फोल्ड में अगर ब्राह्मण दलित एकता होती हुई दिखती है तो भला ब्राह्मण बीजेपी के खूंटे के साथ बंधे रहेंगे, इस बात की तो गारंटी ली नहीं जा सकती। यही इस चुनाव का सबसे बड़ा मैसेज है। एक तरफ पिछड़ों की नाराजगी, दूसरी तरफ दलित वर्ग का व्यक्ति के जगह, नेता के चेहरे की जगह मुद्दों को सामने लेकर के सामने आना, मुद्दों के आधार पर सियासत करने के लिए इंडिया अलायंस के साथ जुड़ जाना। मुद्दे यानी जाति जनगणना वगैरह, आरक्षण बढ़ाओ वगैरह, इन सारे मुद्दों को एक साथ लेने के बाद अब ब्राह्मणों के बीच विमर्श का दौर शुरू होना कि क्या भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट देना सही है या राहुल गांधी की गारंटी पर भरोसा करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के साथ जाना सही है। ये स्थितियां जब बनती हुई दिखाई दे रही है तो इस परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ की पोजीशन और कमजोर होती है, और जब उनकी पोजीशनिंग कमजोर होती है तो भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी का हस्तक्षेप बढ़ता जाता है। सबको पता है कि वो कथित गुजरात लॉबी यूपी में क्या चाहती है, किसी पिछड़े या किसी दलित से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का बदलाव करना, उन्हें मुख्यमंत्री पद देकर कम से कम जाति की राजनीति में गैर यादव पिछड़ों के बीच बीजेपी की स्वीकार्यता को फिर से बढ़ा देना, या गैर जाटो दलितों के बीच स्वीकार्यता को बढ़ा देना। ये तमाम कवायद बीजेपी के अंदर चल रही है। और कैलकुलेशन के दौर में कि नुकसान जब हो रहा है तो कम नुकसान बनाए रखने में है या ज्यादा नुकसान बनाए रखने में है, जब सियासत यहां आकर फंसी हो तो संघ भी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। इसे पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को बचाने के लिए कोई अपनी ताकत लगाएंगे, इस बारे में सर्वविदित है कि वो क्या करेंगे। और अमित शाह वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को बचाने के लिए अपनी ताकत लगाएंगे, इस बारे में भला कुछ कहना और सुनना बहुत बेमानी सा हो जाता है, क्योंकि जिनका एजेंडा ही किसी कीमत पर चुनाव जीतना है, लोकतंत्र को चुनाव तंत्र में तब्दील करके देखने का जो एक नया चलन शुरू हुआ है, उस चलन में भारतीय जनता पार्टी जो चैंपियन बनी दिखती है, दरअसल उसे जाति की राजनीति और सामाजिक समीकरणों की राजनीति, वर्ग की राजनीति और इन सब के बीच बेरोजगारों की बढ़ती हुई फौज, ये हालात ऐसे बना रही है जहां योगी आदित्यनाथ के लिए सत्ता में ज्यादा दिन तक बने रह पाना मुश्किल दिखता है। इसलिए एक बात तो करीब करीब तय दिखती है कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए जाने की तैयारी कर रही है। अब वो नया मुख्यमंत्री कौन होगा, किस सामाजिक समीकरण से होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि वो राम प्रकाश गुप्त जैसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक चेहरा लाया जाएगा पिछड़े या दलित वर्ग से। ये बात भी करीब करीब तय है, क्योंकि आज की तारीख में समीकरणों की राजनीति को मात देना बीजेपी की पहली चुनौती है, बजाय इसके कि चुनावी हिंदुत्व के चेहरे को फिलहाल बहुत ज्यादा फोकस किया जाए। ये एक इतना बड़ा मुद्दा बन करके खड़ा हो गया है, जिस मुद्दे के आसरे योगी आदित्यनाथ की सत्ता डवाडोल नजर आती है। अभी तूफान के पहले की शांति दिखाई दे रही है। कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों या महीनों में, खासकर महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव यदि हो जाता है, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी करने क्या वाली है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।